हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। कॉमन रिवीजन हमारा चल रहा है अभी अर्जुना जेई बैच में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो रिवीजन क्लास करी थी उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और कुछ केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज इसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ और क्वेश्चंस, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस लूंगा पी ब्लॉक एलिमेंट के, और सबसे लास्ट में एस ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोजन वो चलेगा। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पी ब्लॉक और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसका कितना इंपॉर्टेंस है मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं है। एस ब्लॉक एलिमेंट हालांकि आपके जे मेंस के सिलेबस से हट चुका है, ये आपके स्कूल एग्जाम में भी नहीं होगा। यस, और यही आपका हाइड्रोजन चैप्टर के साथ भी ऐसा ही होगा, है ना। तो करते हैं मेरे हिसाब से स्टार्ट हम लोग। यस, क्वेश्चन ही हम लोग करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करी थी, और मुझे लगता है कि इतने सारे चैप्टर्स 2 घंटे के लेक्चर में या 1.5 घंटे के लेक्चर में हो नहीं सकते, तो इससे अच्छा है थ्योरी कवर नहीं की जा सकती, इससे अच्छा है कि इन पर हम लोग क्वेश्चंस करें, तो क्वेश्चंस के हमारा एक बहुत अच्छा रिविजन हो ही जाता है ना। और थ्योरी तो तुम लोग पढ़ ही लोगे, रिविजन की जरूरत तुम्हें ज्यादा होती है। यस, क्या हुआ? अच्छा, चलो तो करें हम लोग स्टार्ट फिर सेशन को। चलिए जी, फिर पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मैं देने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था, है ना। जो हम लोगों ने फर्स्ट रिवीजन वाली क्लास रखी थी सर, उसमें तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में भी था शायद। और आपको शायद बैच का डेट भी स्टार्ट होने का पता लग गया होगा, लक्ष्य जेई बैच में, है ना। लक्ष्य जेई बैच मेरे हिसाब से 9 तारीख या 9 तारीख से या फिर 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो मतलब तब तक आपके पास कुछ दिनों का और टाइम है, बढ़िया ढंग से आप लोग पढ़ाई करें, 7 8 10 दिन रिवाइज करें, थोड़ा इधर उधर घूमना है, मस्ती मजाक करना है ना। तो वो अभी कर लें, क्योंकि जैसे ही बैच स्टार्ट होगा फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा भाई, पहले बोल देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्या टाइम मिलेगा ही नहीं, है ना। तो जो भी करना है ना, मतलब अपनी इच्छाएं पूरी करनी है वो अगले 1 साल वाली, तो उनको इच्छाओं का भी पूरा कर लेना, है ना। क्योंकि जो क्लास 12 वो बहुत फास्ट चलने वाला है। मैं हमेशा क्लास में भी बोलता था, 12th क्लास में इनिशियली तो होना क्या है भाई, आपके वीक में 5 दिन 6 दिन क्लासेस चलेंगी, और फिर उसके बाद थोड़े दिनों में ऐसे लगेगा हाफ ईयरली, फिर प्री बोर्ड, फिर जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट और प्रैक्टिकल्स, भाई साहब फिर बोर्ड्स, लाइन से आपके पास कुछ ना कुछ करने को जरूर रहेगा, है ना। और थोड़ा सा 12th क्लास है तो बोर्ड्स वगैरह का प्रेशर रहता ही है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 12th क्लास बहुत फास्ट निकलता है। हालांकि 12th क्लास पढ़ने में आसान लगता है 11th क्लास के कंपैरिजन में, चीजें बहुत अच्छे समझ में आती है, इजी सब कुछ चल रहा होता है, इनिशियल वाला जो पोर्शन होता है वो भी, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता, है ना, 11th क्लास जैसा। लेकिन टाइम बहुत जल्दी निकलता है ना। टाइम तो 11th क्लास भी जल्दी निकला होगा, जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ाई करते होंगे उनको 11th क्लास में भी नहीं पता लगा होगा कि साला अभी तो आए थे एडमिशन और हाफ ईयरली आ गया, बोले सर और थोड़ा टाइम बाद अच्छा 1 साल हो गया, है ना। क्योंकि टाइम ही ऐसा ही है, इतनी सारी चीजें हमारे पास करने को होती है कि टाइम का पता ही नहीं लगता कब निकल जाए। ठीक है। तो 12th क्लास में इसीलिए मैं कह रहा हूँ यार, फ्रॉम डे वन, पहले दिन से ही आप लोग एकदम लगन बनाए रखें कि हाँ मुझे सारा सब कुछ करना है और बहुत अच्छे से करना है। जब ठान ही लिया तो भाई फिर पीछे हटने का फायदा ही नहीं है। अभी 1 साल है, एकदम जम के मेहनत कीजिए, और आपके जो सपने हैं वो मतलब इसी मेहनत के थ्रू ही पूरे हो सकते हैं, है ना। आ जाओ फिर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से कहता है द कोवलेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड। ऐसा कौन सा अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हालांकि यहां पर ये नहीं लिखा होना चाहिए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैं इसमें हल्का सा करेक्शन करना चाहता हूं, द कोवलेंट ग्रुप 2 हैलाइड, अगर मैं ऐसे लिखूं ना तो वो ज्यादा बेटर है। यस, द कोवलेंट ग्रुप 2 हैलाइड, अगर मैं ये लिखूं तो वो ज्यादा बेटर है। यस, तो अब देखो, मेरे हिसाब से इतना तो आप लोगों को याद था, वापस से देखो रिवीजन होगा आपका। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता था एक किसी भी आयोनिक बॉन्ड में, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग फजान रूल से निकालते थे। और सर फजान रूल ये कहता है कि जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
साइज ऑफ एनायन बोलो, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा सर, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर है कैटायन का सर, उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उस कंपाउंड में उतने ही ज्यादा होंगे। तो अगर मैं यहां पर जो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए, देखो यहां पर जो एनायन है उसकी तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सब जगह पे एनायन सेम है। यहां पर सिर्फ बात करने का फायदा है कैटायन। यहां कौन सा है? कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। सर सबसे छोटी साइड का कैटायन कौन सा है? अगर आप लोग कैटायन की साइज देखोगे यहां, तो सर हमने पढ़ा डाउन द ग्रुप जाने पर साइज छोटी होती है सर। तो सर जो बेरिलियम 2+ है सर, इसका साइज बेटा मांगे कन्या सुंदर बापराजी, सर बेरिलियम 2+ जो है इसका साइज सबसे छोटा है, और साइज सबसे छोटा है तो इसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होंगे। आप लोग याद कीजिए, हम लोग ऐसे भी लिखते थे कि ये जो बेरिलियम है अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जो ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड है दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, और इसी वजह से इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कंसीडर आप लोग नहीं करते थे। इसी वजह से मैंने यहां अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड ये हटवा के क्या लिखा है? ग्रुप 2 हैलाइड कहें तो ज्यादा बेटर है। बताओ क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ऐसा कुछ सुना सुना लग रहा है, या फिर सुना सुना लग रहा है आपको? ऐसा देखा आप लोगों ने? यस, चले आगे चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी में भी अगर मान लो मैं आपसे कह दूं बेरिलियम के हैलाइड ही है, मान लो बेटा बेरिलियम क्लोराइड है, बेरिलियम का ब्रोमाइड है, और बेरिलियम का आयोडाइड है, और इसमें आपसे पूछ ले कि बताओ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? फ्लोराइड भी लिख लो, चलो तुम कह रहे हो तो। यस, इनमें अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा, तो सर अब देखो इन सब में जो कैटायन है आज वो सेम है। अरे भैया अगर कैटायन सेम है तो हमें क्या देखना है? एनायन का साइज देखना है। और यहां पर जो सबसे बड़ी साइज का एनायन है वो कौन सा है? I- का साइज सबसे बड़ा है। I- सबसे बड़ी साइज का एनायन है, और एनायन की साइज बड़ी है तो उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सर ये ऑर्डर होगा। BeI2 में जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो मैक्सिमम होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। आप लोग सब समझदार हो मेरे हिसाब से, इतना कोई परेशानी इसमें है नहीं। चलिए सर आगे चलते हैं, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, एक बहुत शानदार क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का, जिससे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काफी अच्छा खासा सा क्या होने वाला है, रिवाइज हो जाएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखो जी, पढ़ो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, है ना, समझो उसको। सर क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक, जो पैरामैग्नेटिक भी हो, एंड विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो? 1 हो। सर ऐसा बताइए सर, पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए, और सर बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज तो आपको ही पता होना चाहिए व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो आपको पता है कि भाई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अरे तो सर क्या उसकी शक्ल पे लिखा होगा क्या पैरामैग्नेटिक है? नहीं, आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे सर? इसकी पहचान ये होती है कि इनके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सर वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। तो सबसे अच्छी कंडीशन ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहचान लो। अरे तो सर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ऑड नंबर, अगर मान लो किसी के पास इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड तो रहना ही है ना सर। मैंने कहा बिल्कुल रहना है। यस, तो पैरामैग्नेटिक जो स्पीसीज होती हैं उनमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन चेक करना होता है। चेक कर लो कि कहां पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सर वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन सर हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मेरे भाइयों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आते थे एक्सेप्शंस। अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन भी हैं तब भी वो कैसा होता था? पैरामैग्नेटिक होता था। ये दो चीज थी जो आपको ध्यान में रखनी होती थी। पैरामैग्नेटिक कौन कौन होगा? एक तो सर उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं। और दूसरा 10 या फिर 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो सर सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, हम इनमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। यस, आओ देखिए इलेक्ट्रॉन गिनते। सर H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कहने की जरूरत नहीं है। H2 प्लस के He2 ये इसके पास सर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे।
8 दूनी 16 और 1 15, 14 और 2 16, 16 और 2 18, इसके पास भी 18, 20 19 10। तो सर सबसे पहला तो पैरामैग्नेटिक पहचानना है, इसको काट दो, 10 और 16 वाले होंगे, ठीक है, इसको रख दो, 18 वाला नहीं होगा, 18 वाला नहीं होगा। तो सर बचा कौन, He2 प्लस O2 प्लस N22 माइनस, ये बचे। अब दूसरी कंडीशन ये है कि सर इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी 1 होना चाहिए। अब बॉन्ड ऑर्डर की मैंने आपको पहचान बताई थी, याद है क्या तुम्हें कुछ? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है 14, यहां बॉन्ड ऑर्डर लिख देते हैं, कितना होगा 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है ना। अब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे बॉन्ड ऑर्डर 1 होता जाएगा सर, ये 0.5 से कम होता जाएगा, सॉरी ये हो गया 1.5, 15 16 17 18 19.5। तो हमसे बॉन्ड ऑर्डर 1 पूछा है, इसका मतलब एक तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 18, लेकिन सर 18 वाला पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ठीक है। सर दूसरा क्या करें, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 14, एक इलेक्ट्रॉन कम करते जाओ, 13 12 11 1 10 और 9। सर 10 वाले के पास भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1 होगा, 10 वाले का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होगा 1 होगा। तो मैं सीधी सी बात बताऊं, देखो पैरामैग्नेटिक भी चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर भी 1 चाहिए, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाए, 10 वाला पैरामैग्नेटिक भी है और 10 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1 भी है, और 10 वाला कितना है यहां पर सिर्फ एक ही है सर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो नहीं है यहाँ, ये आपका इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर होगा 1। बताओ, बोलना पड़ेगा आपको। यस, बहुत ही बढ़िया सर, 3 में नहीं आएगा बेटा, 3 में बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा, वो आप लोग चाहो तो निकाल के देख लो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, इसमें काफी हद तक हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, देखिए जनाब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, एकदम जोरदार जबरदस्त लगाओ अपना दिमाग। कहता है बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज करना चाहिए सबसे पहली चीज, तो सब बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें पता ही है यार, है ना। आओ तुमने सीखा है, देखो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और इसमें 16 दूनी 8 दूनी 16 और 2 18 है सर, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है सर, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है। आओ फिर उसके बाद एनो, सर इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है सर, और 15 इलेक्ट्रॉन है अगर, तो सर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए बे मुन्ना 2.5, और सर यहां देखिए एनो प्लस एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है सर, नहीं सर यहां तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, हमें बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज वाला चाहिए क्या, हाँ भाई क्या बात कर रहे हो भाई, डिक्रीज ये नहीं हो सकता, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज मतलब ये हो सकता है, यस 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 ये हो सकता है सर, ठीक है। सर यहां 14 इलेक्ट्रॉन है सर, और यहां 13 इलेक्ट्रॉन है सर, देखिए 14 का होता है 3 बॉन्ड ऑर्डर सर, 13 का होता है 2.5 सर, यहां बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है सर। सर यहां देखिए 16 इलेक्ट्रॉन है सर, यहां देखिए 15 ही है सर, एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया है सर, 16 जो है 16 है तो है, क्या करें 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है सर, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है सर, ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन और इस ऑप्शन पे आपने काटा मार दिया सबसे पहले देखते ही, इन पे हमें फर्दर डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसमें कह रहा है कि जो उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक होना चाहिए। अब देखो 16 वाला पैरामैग्नेटिक होता है, बिल्कुल होता है, 15 वाला भी पैरामैग्नेटिक होता है सर, ये तो पैरामैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक जा रहा है, तो सर इस पे भी काटा मारो, 15 वाला पैरामैग्नेटिक और 14 वाला डायमैग्नेटिक, सर ये सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त जोरदार, एमओटी का मजा आ गया सर, है ना। सर हमें मजा आया कि नहीं आया ये तो नहीं पता, लेकिन आपको जरूर मजा आ गया भाई, अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब इतनी तारीफ तो बनती है ऐसे क्वेश्चन की। आओ फिर आओ आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मुन्ना भाइयों और बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा,
कहता है कंसिडर द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स O2 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 प्लस लिखो पे, मेरे हिसाब से O2 प्लस, हाँ O2 प्लस है ये, O2 माइनस एंड O2 माइनस फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर द करेक्ट ऑप्शन। भाई ये तो सीधा क्वेश्चन है यार, आप सब लोगों को पता, टेबल से बना रखी थी कि 14 से स्टार्ट करो और बॉन्ड ऑर्डर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से धीरे 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 कम होता जाएगा। यार खाना बोलो ना यार भाई, नहीं समझ रहे क्या तुम बात को? पक्का समझ पा रहे हो ना? तो सर देखो O2, सर O2 बोले तो 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता था सर, याद है? अब एक गजनी तो नहीं हो। लो सर O2 प्लस बोले तो 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना साहब, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। सर O2 माइनस, सर 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कम कर दो 1.5। और सर O2 माइनस, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है सर, 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं सर, और बॉन्ड ऑर्डर कितना हो चुका है? 16। तो बताओ, अबे 16 नहीं, एक बॉन्ड ऑर्डर 1 हो चुका है। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस, नहीं O2 माइनस, फिर O2 माइनस, फिर O2, फिर O2 प्लस। सर दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। बताइए कौन से ऑप्शन में है? सर ऐसा लग रही है जैसे ऑप्शन नंबर 1 में हो सर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है सर। बहुत बढ़िया बच्चों, जबरदस्त, जोरदार। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मार देते हैं। क्लास में किया हमने ये क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन द सॉलिड स्टेट। अब बहुत सारे लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लिख के आ जाते हैं, PCl5 हमने पढ़ा है सर, और इसको तो और आके बड़े खुश हो जाते हैं, बोले ये 4 नंबर तो एकदम पक्का है। अब PCl5 सॉलिड लिखा है। अब PCl5 सॉलिड क्या होता है? सर आपने बताया था सर क्लास में, कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं बताया। PCl5 सॉलिड होता है सर, देखो दो चीज होती है PCl5 सॉलिड में, एक तो PCl4 प्लस, एक होता है PCl6 माइनस। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है PCl5 सॉलिड, है ना? सॉलिड है, आयनिक स्टेट में प्रेजेंट होता है, उसमें 2 आयंस प्रेजेंट होते हैं, है ना? अब आ जाओ PCl4 प्लस। सर यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन डुप्लीकेशन जो तुम्हें लगना है लगा के, और कंसेप्ट को VCPR OCPR खत्म करो ना भाई। सर फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आते ही 4 रह गए, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। फटाफट से बता दो भाई ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा मैं मुन्ना, टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल स्क्वायर सिलेंडर गलत, ये गलत, ये गलत, साला एक ही ऑप्शन बचता है, खत्म कहानी, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो ये भी बता देते हैं फिर। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5, माइनस आते ही 6, 6 के 6 बॉन्ड, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, और सर ये हो जाएगा स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल को दुनिया ऑक्टाहेड्रल भी कहती है। ये ऑप्शन करेक्ट है सर, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी सर, आसान सा क्वेश्चन था, निपटा दिया सर हमने। बताओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? अगर तुम कहो तो आगे चले हम, नहीं तुम कहो तो चले आगे। आओ जी पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो, देखें बहुत बढ़िया ढंग से अच्छे से पढ़ो। पढ़ो, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? लिखता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना? यहां कौन कौन से एलिमेंट है सर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं? देखो साहब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन मेरे हिसाब से सिंपल कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं ना, तो साहब ऐसा होना चाहिए कि एलिमेंट है, यस, और वो जो एलिमेंट है, या फिर ऐसे मान लो एक हाइड्रोजन है सर, जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। जनरली वो एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यस ऐसा होता है। सबसे पहली कंडीशन तो ऐसी होगी कि जो हाइड्रोजन होगा सर वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा। अगर ऐसा हाइड्रोजन है तभी वो एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या ये वाला हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। और H2O में तो भर भर के होती है। C2H6 में कुछ नहीं है सर ऐसा। सर C2H6 में हाइड्रोजन है तो सही, सर हाइड्रोजन है तो सही, लेकिन सर वो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से। और सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कभी भी एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और कार्बन भी कौन सा है? यहाँ तो sp3 है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है उसकी, तो इसको काटा मार दो। बेंजीन, बेंजीन में भी सर सेम यही हाल है सर, बेंजीन में भी सेम लगभग ऐसा ऐसा ही हाल है। हाइड्रोजन है तो सही सर, लेकिन वो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा है सर? वो जुड़ा है कार्बन, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है सर। तो ये हाइड्रोजन भी एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा।
सर यहां हो पाएगी क्या? ये देखो भर भर के हो पाएगी। हाइड्रोजन किससे जुड़ा? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये वाला हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और भैया एचएफ तो सारी दुनिया जानती है यार, एचएफ 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 जिग जैग बन जाता था। NH3 सारी दुनिया जानती है सर, NH3 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 NH3। नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा बहुत जबरदस्त तरीके से, और वो लास्ट में स्ट्रक्चर कैसी हो जाती थी? लीनियर। तो देखो बताओ कितने हो गए सर? एक हो गया सर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सर यहां पर 5 सब्सटेंसेस ऐसे हैं सर जो एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। बताओ देखें क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बताओ जी, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। हो गया। लिखता है इन एन आइस क्रिस्टल ईच वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू वाटर। अरे सर सारी दुनिया जानती है वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4। भाई ये मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा तुम्हें, मैं ये लॉजिक बता ही नहीं सकता तुम्हें, सीधी सी बात है। आ जाओ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती थी आपको। हालांकि मैंने करवा रखा हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग केसेस लेके हम लोगों ने करे हैं। लेकिन एक अगर मैं सिंपल सी लॉजिक की बात करूं ना, एक बहुत ही आसान सा लॉजिक अगर मैं लगाऊं यहां, तो मुझे पता है कि एक हाइड्रोजन है जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ए से जुड़ा हुआ है। अब इस ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना जबरदस्त होगा ना, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है इसके किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब मैं मोटा मोटा ऐसे कह सकता हूं। यस, ठीक है सर, बिल्कुल कह सकते हो। तो हमें क्या चेक करना है? इस एलिमेंट ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है। अब देखो यहां ये जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन जो होगा सर, वहां हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए सर। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सही सर, लेकिन इतने थोड़ी खींच पाएगा सर जितने ऑक्सीजन खींच सकता है। नहीं खींच पाएगा, है ना? तो इस वजह से ये वाला जो काटा मार दिया मैंने उसमें। सेकंड ऑप्शन में देखो सर, CH4 में कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो HCN से ज्यादा होगी। कैसी बात कर रहा है साला? यहां जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा है? sp हाइब्रिडाइज कार्बन से। और यहां जो हाइड्रोजन है वो किस पे जुड़ा है? sp3। sp3 का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम होता है, sp का फिर भी हाई होता है। यस, तो जिस एलिमेंट से आपका हाइड्रोजन जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। सर यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज्यादा है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी। सर इस पे भी काटा मार दो सर आप। तो सर फिर तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। NH3 में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद HCN, फिर उसके बाद CH4। CH4 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है ना, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सर, निपटा दिया। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाइयों और बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा। बताइए देखें, अगर आपने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ रखी है कभी, किया हमने तो क्लास में करवा रखी है, लेकिन आपने कर रखी है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हुआ क्या? यस यस यस, वाह। चलो देखो क्या कह रहा है। द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड। CaC2 इज कैल्शियम कार्बाइड। देखो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। ये है क्या चीज? ये है सर Ca2+ और दूसरा C2 आयन। ठीक है, ये कुछ ऐसा है सर। ये जो C2 है ना सर, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा सर। ये देखिए सर, कार्बन पे नेगेटिव, यहां पर भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
सर अगर मैं यहां देखूं ना तो सर इस कार्बन के ये जो कार्बन है एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है सर, क्या इसमें किसी को दिक्कत है क्या? एक सिग्मा 1 पाई काटा मार दो, एक सिग्मा 2 पाई बिल्कुल सही है, 1 सिग्मा हाफ पाई बिल्कुल गलत, 1 सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल गलत। अब ये चीज आपको पता होनी जरूरी है बस, CH2। हालांकि आप लोग चाहें तो इसका लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग लुईस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और जब आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो फिर वैसे ही आपको समझ में आ ही जाएगा। यस, C2 माइनस आयन। चलो बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखता है LiCl इज प्रीडोमिनेंटली एक्विवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड क्लोरीन इज टू स्मॉल। अबे ये साला पागल वागल हो गया क्या बे? आप कहोगे सर होता क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यार दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस मैं सही कह रहा हूं, बिल्कुल बढ़ती है सर। तो यहां पर आता है लिथियम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होनी चाहिए। और सर यहां ग्रुप 17 में कहीं आता है क्लोरीन, सर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत कम, इसकी बहुत ज्यादा, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। यहां कहता है डिफरेंस बहुत कम है। लपेटो साला, मारो थप्पड़, मारो 4 गिनो 1। ये गलत है सर, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है सर, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और ऐसा एक ही ऑप्शन में खत्म हो गया मामला, देख रहे हो? यस, लेकिन सर फर्स्ट वाला भी तो चेक कर लो, लिखता है LiCl इज प्रीडोमिनेंटली ए कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों है ऐसा? अरे मुन्ना, बताया था ना तुझे, भूल जाता है यार तुम, तेरी याददाश्त कमजोर है, बादाम खाया कर। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। कैटायन जितना छोटा है ना, कैटायन जितना छोटा होगा उतना अच्छी बात। यस, तो जो अगर मैं इनकी बात करूं ग्रुप 1 की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सर लिथियम की साइज सबसे छोटी है सर। और छोटी साइज होने की वजह से लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जनरली परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। Li+ का पोलराइजिंग पावर काफी हाई होता है, उनमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर काफी हाई होता है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2 वो सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन ये कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। सर हम एक्सपर्ट हैं सर ऐसे क्वेश्चंस करने में। सीओ, सर सीओ में देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है सर। CO2 में सारी दुनिया जानती है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है सर, 2 है। CO3 2- में सर रेजोनेंस है सर। अच्छा, और रेजोनेंस है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होता था। तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? ये पाई बॉन्ड 3 जगह पे घूम रहा होता था, एक पाई बॉन्ड 3 जगह पे घूम रहा है, हर जगह उसका कंट्रीब्यूशन 1/3 होगा, तो सर टोटल बॉन्ड ऑर्डर उसका 1.33 हो जाएगा। और हमने एक चीज पढ़ी थी अगर आपको याद हो, कि जो बॉन्ड लेंथ होती है इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो सर यहां देखिए, सबसे हमें हमें किसका ऑर्डर चाहिए, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है, CO3 2-, फिर CO2 और फिर CO। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ CO3 2- की सबसे ज्यादा, फिर CO2 और सबसे कम CO। सबसे कम CO और सबसे ज्यादा CO3 2-। ऑप्शन नंबर इज, देख लो, बताओ कोई परेशानी है क्या? सर काहे का परेशानी, ऐसे क्वेश्चंस तो हम नाश्ते में कर लेते हैं सर, है ना। हाँ हाँ, ऐसे क्वेश्चंस तो सर हम नाश्ते में निपटा देंगे। आ जाओ फिर नाश्ते में निपटाने वालों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो जरा, पढ़ो क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे ये क्वेश्चन, ये कहना क्या चाहता है आपसे, आप इसके दिल की भावनाओं को समझिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी द नंबर ऑफ 90 डिग्री FBRF एंगल्स इन BRF5। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे देखो BRF5 में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं,
ब्रोमीन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, 2 बचे, इसका मतलब 1 लोन पेयर। ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 5। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते ही ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, या फिर आप इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी शेप की तो वो कैसी होगी सर, वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। मेरे हिसाब से यहां तक तो सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं, है ना, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार बना के देख लेते हैं। ये फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, और यहां पर भी फ्लोरीन, और यहां लोन पेयर, मेरा सर लोन पेयर। अब ऐसे समझो आप, अगर मान लो यहां लोन पेयर ना होके बॉन्ड पेयर होता, अगर बॉन्ड पेयर होता तो ये सारे के सारे जो एंगल्स थे ना, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सा रिपल्शन लग रहा होता, बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन लग रहा होता, है ना। लेकिन सर यहां क्या एक लोन पेयर है और बाकी बॉन्ड पेयर है, और हमने पढ़ा है कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, पढ़ा होगा आपने भी। ये वाले जो एंगल्स थे वो 90 डिग्री के कब थे, जब सारे के सारे जो रिपल्शन है वो कैसे हो, बॉन्ड पेयर के हो। अब अगर एक भी लोन पेयर आ गया तो भाई वो जो लोन पेयर है ना, पूरे मॉलिक्यूल में हड़बड़ी मचा देता है, खलबली मचा देगा, हाहाकार मचा देगा, किसी भी एंगल को वो स्टैंडर्ड एंगल में नहीं रहने देता, किसी भी एंगल को स्टैंडर्ड एंगल में नहीं रहने देता। तो ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इनको भी रिपेल करेगा, तो कोई भी बॉन्ड एंगल स्टैंडर्ड एंगल जितना नहीं रह पाएगा, 90 डिग्री का नहीं रह पाएगा, हर एक जो बॉन्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसमें 90 डिग्री के कोई भी बॉन्ड एंगल प्रेजेंट नहीं होगा। 0 इज द करेक्ट आंसर। बताइए, और ऑल बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, इस लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सा, आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+, NO3- एंड NH4+R। देखो जी, NH4+ का चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 में से प्लस आ गया, 4 बचे, और चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, तो sp3। NH4+ का sp3, इस पे काटा मार दो, इस पे काटा मार दो, दो तो वैसे ही अड़ गए, खत्म कहानी। आओ NO2+ पे, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस आते ही 4, और ऑक्सीजन के साथ 2 काम में आते हैं, तो चारों के चारों काम में आ गए। लोन पेयर 0, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता लेकिन सिंगल गिनना है, बॉन्ड पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, sp एंड sp3 ये रहा। ऑप्शन नंबर बी, बीच वाले का sp2 हो ही जाएगा। चाहो तो आप लोग अपनी श्रद्धा के लिए, अपनी मर्जी के लिए चेक कर सकते हो, नहीं तो सच बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत इसमें है नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बहुत प्यारा, बहुत धांसू क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। करो देखें। चलो जी, कहता है मैच द ऑर्बिटल ओवरलैप फिगर शोन इन लिस्ट 1 विद द डिस्क्रिप्शन गिवन इन लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। है ना, कोड चलो बाद की बात है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए वो किसके साथ मैचिंग हो रही है ना। ठीक है सर, देखो इसमें पीडी पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सबसे पहली चीज तो आप ये समझो सिग्मा और पाई बॉन्ड कब बनता था। छोटी सी ट्रिक मैंने आपको समझाई थी कि सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है तो उसमें 2 लोब्स का इंटरेक्शन होता है। जब 2 लोब्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यस, याद करो, ये चीज तुम्हें याद है ना। अच्छा, पाई बॉन्ड कब बनता था सर, जब 4 लोब्स आपस में इंटरेक्ट करते थे। यस, तो सर एक तो ये चीज पता लग गई। दूसरी चीज,
अगर मान लो वो इंटरेक्शन सेम फेज में होता था, अगर वो सेम फेज में होता था तब तो बॉन्डिंग बनता था, यस। और अगर मान लो ऑपोजिट फेज में इंटरेक्शन होता था तो सर वो एंटी बॉन्डिंग बनता था। याद आया कुछ? इतना अगर आपको याद है ना तो ये आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन तुम विद इन सेकंड्स निपटा सकते हो, है ना। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तो सर देखो यहां दो लोब्स का इंटरेक्शन हो रहा है, एक और दो, सिंपल है, ये सिग्मा बनेगा सबसे पहली चीज। तो अब सिग्मा कौन सा होगा? सर ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है बताओ? सर ये डी ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल कौन सा है? ये भी डी ऑर्बिटल है, दो डी ऑर्बिटल। अब सिग्मा में भी देखो सेम फेज वाला आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सेम फेज वाला। तो ये है सर डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, इसके साथ मैच होगा सर। पी जो है वो 2 के साथ मैच होगा सर। बहुत बढ़िया, आगे समझो। सर यहां पर ये कौन सा है? 1 2 3 4, सर 4 लोब्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब सर यहां पाई बनेगा। पाई में भी देखो सर ये है पी ऑर्बिटल, यस ये वाला पी है सर, ये वाला डी है, ये है सर पी डी पाई, पी डी पाई। और अब उसमें भी देखो सेम फेज, तो सर ये बॉन्डिंग है सर, पी डी पाई बॉन्डिंग, पी डी पाई बॉन्डिंग। तो सर जो क्यू है वो 3 के साथ मैच कर रहा है। देख लो कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, निहायत ही इजी है। आगे चलो। सर देखो ये भी सेम ही है, ये भी पी है, ये भी डी है, और यहां पर भी 4 लोग आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब पाई है। लेकिन सर देखो फेज ऑपोजिट है, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग है सर। पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग, पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग। आर जो है वो 1 के साथ मैच कर रहा है सर, इसका मतलब लास्ट वाला देख लो, ये भी डी ये भी डी, ये सिग्मा बनेगा, दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट फेज में, डी डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। लो जी खत्म कर। पी का 2 के साथ, क्यू का 3 के साथ, पी का 2 के साथ, पी का 2 के साथ, क्यू का 3 के साथ, एक ही ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। खत्म हो गया मामला। चेक कर लो अगर विश्वास ना हो तो। सी ऑप्शन करेक्ट है सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, निहायत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन समझदारी की बात थी, बस समझना था भाई। मेरे हिसाब से कहानी ठीक है। आगे चलेंगे अब, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आ गया है पी ब्लॉक एलिमेंट से, है ना, दिख ही गया होगा तुम्हें वैसे। अगला जो क्वेश्चन है वो किससे है? पी ब्लॉक एलिमेंट से है सर। अगला क्वेश्चन किससे है? पी ब्लॉक एलिमेंट से है सर। आइए करिए जनाब, निपटाइए इसको। क्या कहता है क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन ये लिखता है, चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन देयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन देयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। सबसे पहली चीज आप देखो सर, ये जो ग्रुप 13 के एलिमेंट हुआ करते थे, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था NH2 NP1। सर इस ग्रुप की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करती थी, +1 और +3। सर हम लोग ये कहते थे कि जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है, और उसका रीजन हम लोग लिखते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट। मेरे हिसाब से इतना तो याद होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट हुआ करता था और बहुत काम में आता था। तो इस हिसाब से अगर मेरे से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पूछी है तो डाउन द ग्रुप जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये ऑर्डर होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन पे टिक मारिए और आगे बढ़ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे। ये रहा सामने आपके, अगला क्वेश्चन आपके सामने। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, बहुत फेमस क्वेश्चन हैं ये सारे, बहुत फेमस क्वेश्चन हैं, है ना। और साल भर साल इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वही जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं लेके आया। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 1 एलिमेंट्स। याद करो सर, हम लोग जनरली ये लिखते थे कि डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस इंक्रीज करता है, ये जनरल ट्रेंड होता है। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज करता है, जनरल ट्रेंड होता है। लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस इंक्रीज करता है, दिस इज द जनरल ट्रेंड। लेकिन सर ये एक्सेप्शन आता था, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम हम लोग ऐसे लिखते थे। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो सर रेडियस इंक्रीज करना चाहिए, सिर्फ एक जगह लोचा था सर, ये लोचा था।
बोरोन सबसे कम, फिर गैलियम। एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से बड़ी हो जाती थी, फिर इंडियम और फिर थैलियम। बताओ इसमें किसी को कोई नाराजगी, कोई दिक्कत है तो बता दो। इसका रीजन होता था पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम कौन से ऑप्शन में है सर? ये है ऑप्शन नंबर बी में। बताइए भाई, कोई बोल ही नहीं रहा यार। मैं अरे मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार, कोई बोल। हाँ ना, मैं जवाब ही नहीं आ रहा है। ठीक है, चले आगे चले। यस यस यस। चलो जी, क्या कहता है? लिखता है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके सिमिलर है? सिंपल सा लॉजिक काम में लो बेटा, मांगे बोरोन एल्यूमिनियम। कभी तुम डायगोनल रिलेशनशिप का नाम सुने हो क्या? सुने हो? सुना है सर, बेरिलियम। खत्म। आइए जनाब, पी ब्लॉक एलिमेंट का अगला क्वेश्चन आपके लोगों के सामने ये रहा। पी ब्लॉक एलिमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा सर। पी ब्लॉक एलिमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा जनाब। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन बिलो असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, बस हमें तो बताना है क्या सही है क्या गलत है ना सर? सही गलत बनाने में तो हम माहिर हैं, है ना? हम इंडियंस की सबसे खास बात यही तो है, हम बता देते हैं ये सही है ये गलत है, और वो सही गलत इंसान के अकॉर्डिंग होता है, किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। किसी को एक चीज सही लगती है लेकिन वही सेम चीज दूसरे को बुरी लगती है ना? लेकिन हमारी आदत है एकदम जजमेंट पास करने की। सर हम बहुत बड़े जज हैं, खुद के केस में हम बहुत बड़े वकील हैं सर, है ना? दूसरे के लिए तो कुछ भी, ये ऐसा है वैसा है, ये सोच रहा है वो सोच रहा है। तो बेटा जी, किसी को कुछ ज्ञान देने से पहले सोच लिया करो, है ना? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जरूरी नहीं जो आप सोच रहे हो वही सही है दुनिया में, है ना? हर चीज के दो पहलू होते हैं, देखने का तरीका सबका अलग अलग है ना? तो डोंट जज एनीवन। वो सुना तुमने, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना? आओ, असर्शन कहता है इन TlI3 आइसोमॉर्फस टू CsI3 द मेटल इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो थैलियम, मैंने अभी आपको बोला था, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो वैसे वैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो यहां जो थैलियम है, ये जो मॉलिक्यूल है TlI3, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? फिर ये ऐसे कर रहा है सर, Tl+ I3-। यहां थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और +1 इसका मतलब असर्शन बिल्कुल सही। अब जो दूसरा है रीजन, रीजन को भी पढ़ लो। रीजन कहता है थैलियम मेटल हैज 14f इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास 14f इलेक्ट्रॉन्स है। अब है कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो यह है सर 2s2 2p1, यह है सर 3s2 3p1, यह है सर 4s2 4p1, यह है सर 5s2 5p1, यह है सर 6s2 6p1। अरे लेकिन सर एक बात बताओ, ये 6s2 6p1, 6p से पहले क्या इलेक्ट्रॉन 4f में फिल नहीं होगा क्या? सर यहां n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 3, n+l7, यहां n इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 1, n+l इज इक्वल टू 7। लेकिन सर यहाँ n बड़ा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा मतलब इससे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुआ होगा? 4f में फिल हुआ होगा। हेलियम के पास 14f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है, दिख भी रहा है, ये रहा 14f इलेक्ट्रॉन्स विद थैलियम। तो सर मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं? स्टेटमेंट जो 1 है, असर्शन जो है वो भी सही है, रीजन जो है वो भी सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं, इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है। और जब दो स्टेटमेंट का, असर्शन का रीजन के साथ कोई तालमेल ना बैठे तो आप कहोगे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है सर वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बताइए,
यस, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? हाँ जी, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, देखो जनाब क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो इसको अच्छे से, फटाफट देखो। कहता है द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग 1 2 3 रिगार्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट ऑक्साइड्स आर। अच्छा, ग्रुप 13 एलिमेंट के ऑक्साइड्स की बात हो रही है ना। ग्रुप 13 में कौन कौन होते हैं पहले तो ये बताओ। चश्मा कहां गया भाई मेरा, रुको जरा 1 मिनट, बताओ बताओ। हाँ जी, तो जनाब ग्रुप 13 में आएगा, देखो बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, ये आते हैं। बोरोन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, ठीक है, हमें क्या दिक्कत है भाई। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक, बिल्कुल होते थे, याद करो। जनाबे आली गाय संत प्रभु, है ना, ये अपने वो ऑक्साइड्स बनाते थे। फिर उसके बाद इंडियम और थैलियम, सर ये तो मेथल्स थे सर, ये बेसिक होते थे सर। ऐसा लग रहा है सारे ही सही हो सर, जैसे बोलो, ऐसा लग रहा है सर सारे ही सही हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ो देखो इसको अच्छे से, क्या कहता है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन अमोर्फस फॉर्म टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ टाइप M2O3, हमें पता है पहले से ही। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। सारा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनकी बात हो रही है। आप याद करो जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते थे तो हमने लिखा था सर एलिमेंट्स का मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता था। कुछ बेजे में घुसा हुआ है, काम की चीज भी है ना भाई। यस, बिल्कुल सही है सर। डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा था, तो हमारा जो थैलियम ऑक्साइड्स है इसका सर बेसिक नेचर सबसे मैक्सिमम होगा। सी ऑप्शन सर करेक्ट होगा, कुछ भी घबराने की बात ही नहीं है सर, इसमें क्या ही घबराना है। चलिए जनाब आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है सर एस ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन आ गए आप? एस ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन आ गए, वापस पी ब्लॉक एलिमेंट के आएंगे, है ना, तुम चिंता मत करना। तुम्हें लग रहा हो बस इतना ही, नहीं और भी है ना। तो कहता है ऑन कंबशन ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर द मेजर ऑक्साइड्स फॉर्म्ड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करती थी। ये हम लोगों ने लिखा भी था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सर हम लोगों ने लिखा था कि जो लिथियम होता है अगर वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम का ऑक्साइड बनाता है, अगर वो एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम का परऑक्साइड बनाएगा, और ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती थी। तो लिथियम का बनेगा ऑक्साइड, सोडियम का बनेगा परऑक्साइड, और पोटेशियम का बनेगा सुपर ऑक्साइड। सर ऐसा लग रहा है बी ऑप्शन हो, जैसे बी ऑप्शन की फीलिंग आ रही है सर। बहुत बढ़िया, फीलिंग आ रही है तो फीलिंग ले लेनी चाहिए भाई, कई बार है ना, फील ले लेना चाहिए। आओ जी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ो जरा क्वेश्चन को। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कहता है लो सॉलिबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू इट्स स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी। अच्छा, ये बात कर रही है हैं? सबसे पहले तुम एक बात बताओ, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती थी सर। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता था इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयंस, बोलो, एंड इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयंस। बोलिए, मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बता दो। नहीं नहीं तुम बता दो, मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो तुम मुझे बता दो। यस,
तो सर लिथियम जो है ना, LiF की अगर मैं बात करूं, Li प्लस F माइनस, कैटायन भी छोटा एनायन भी छोटा। अगर कैटायन और एनायन दोनों छोटे हैं, अगर दोनों छोटे हैं, तो सर एक बात बताओ, कैसे छोटा हो सकता है? कैसे उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी स्मॉल हो सकता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी इसका बहुत हाई होगा सर। गलत है सर, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ही पूछा था बस सर, और क्या चाहिए बताओ? पहला ऑप्शन ही अगर इनकरेक्ट मिल जाए तो सर फिर तो मजा ही आ जाए सर, और क्या ही चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। बताओ इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो सही है। यहां पर आपके सामने नाइट्रेट्स दिए हुए हैं लिथियम के, और इनको आपको हीट करना है। जनरली ऐसा होता था कि हम लोग जब नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाइट्राइट बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, NO2 भी बनता है। ऐसा होता था क्या? बताओ बताओ। नहीं सर, सर कुछ अलग होता था सर। सर जो लिथियम उस नाइट्रेट को हीट करने से कुछ अलग होता था, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम उनके नाइट्रेट्स को हीट करने से कुछ अलग होता था सर। याद करो सर, अगर मैं लिथियम के नाइट्रेट को हीट करता था तो ऑक्साइड बना था, NO2 भी बनता था और O2 भी बनता था। लेकिन सर बाकी ऑक्साइड्स को हीट करने से ऑक्सीजन तो बनता है, लेकिन सिर्फ नाइट्रेट से नाइट्राइट बन के रह जाता है। लिथियम नाइट्रेट का जो मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन है, उसका रिएक्शन बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होता था, और ये रिएक्शन होता था। लिथियम नाइट्रेट को हीट करने से लिथियम का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सीधा रिएक्शन था, एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन उसमें कुछ और एज सच कोई बहुत ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा क्वेश्चन है, आता आपको, आपने सॉल्व कर लिया, खत्म होगी कहानी। आ जाओ फिर। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हैज द हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। आयोनिक मोबिलिटी समझते हो? आयन का मूव करने का टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा? तो एक चीज तो मुझे समझ में आती है कि भाई जिस आयन की साइज छोटी होगी ना, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। मैं कह सकता हूं जो आयन छोटा साइज का है वो आसानी से मूव करेगा। तो सर इनमें से सबसे छोटा साइज का आयन बेरिलियम है। मैंने कहा है बेरिलियम सबसे छोटा, लेकिन वो सबसे छोटा तब है जब वो गैसियस स्टेट में है। लेकिन हमसे गैसियस स्टेट में नहीं पूछा, हमसे किसमें पूछा है? एक्वस सॉल्यूशन में पूछा है। तो बेरिलियम 2+, मैक्सिमम जनता बेरिलियम 2+ पे जैसे क्वेश्चन पड़ेगी इस पे टिक मारेगी और सबका -1 हो जाएगा, वहीं पर खत्म हो गया मामला। तो सर ऐसा क्यों है? क्लास में हमने कर रखा है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है। सर यहाँ एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन में होगा हाइड्रेशन, और सर हमने पढ़ा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन होती है। तो सर अगर मैं इन सब्सटेंसेस में हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर आपसे पूछूं, सबसे छोटी साइज का बेरिलियम 2+, इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसकी साइज सबसे छोटी है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, ये किसका ऑर्डर है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। डेल्टा एच हाइड्रेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों लिख दिया? ये किसका ऑर्डर है बेटा? हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। इसका मतलब बेरिलियम 2+ का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है, और जिसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा आफ्टर हाइड्रेशन उसकी साइज सबसे बड़ी होगी। अगर मेरे से क्वेश्चन ही पूछता ना कि इन सब में बताइए, इन सब की एक्वस स्टेट में सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? एक्वस स्टेट में सबसे बड़ी साइज होती है बेरिलियम 2+ की, गैसियस स्टेट में सबसे छोटी होती है। एक्वस स्टेट में इसका हाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और इसकी वजह से इसकी जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है ना। तो बेरिलियम 2+ की साइज एक्वस फेज में सबसे ज्यादा होगी, और साइज सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी आयोनिक मोबिलिटी सबसे कम है। यस, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, ये साइज का ऑर्डर, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बाद ये जो ऑर्डर होगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका? आयोनिक मोबिलिटी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी। तो हाईएस्ट पूछा है ना स्ट्रोंशियम 2+, डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बढ़िया सर, आगे चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट विच कैन नॉट बी क्वालिटेटिवली कंफर्म्ड बाय द फ्लेम टेस्ट। बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको फ्लेम टेस्ट से आप लोग कंफर्म नहीं कर सकते, जो फ्लेम टेस्ट नहीं देता? बताओ बताओ। अरे सर ग्रुप 1 में तो लगभग सारे देते थे, ग्रुप 2 में सर बेरिलियम मैग्नीशियम थे ना सर, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते थे सर। ऐसा क्यों? सर फ्लेम टेस्ट की कंडीशन क्या होती थी कि एक इलेक्ट्रॉन है अपनी ग्राउंड स्टेट में है, जैसे आपने उसको हीट दिया एलिमेंट को, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हुआ, एक्साइट होकर ये ग्राउंड स्टेट में था,
ये एक्साइट हुआ, एक्साइट होके कहां पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, है ना, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी का रेडिएशन, एनर्जी का एमिशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगा, इन द फॉर्म ऑफ मैं कह सकता हूं फोटोन होगा। और सर उस फोटोन का जो वेवलेंथ है, उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ है, अगर सर वो विजिबल रीजन में तो वो कलर दिखाई हमें देता है ना। ये फ्लेम टेस्ट का सारा सब कुछ पीछे की कहानी होती थी। लेकिन सर बात ये आती है कि फिर ये बेरिलियम क्यों नहीं देता फ्लेम टेस्ट? वो इसलिए नहीं देता बेटा, बेरिलियम की साइज बहुत छोटी है। अरे दादा अगर छोटी साइज है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के काफी नजदीक है, इलेक्ट्रॉन जो है उसको न्यूक्लियस जाने नहीं देगा, बोलेगा तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं भागेगा, क्योंकि दुनिया जानती है प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आजकल भरोसा नहीं कौन किसको अट्रैक्ट करे, लेकिन साइंस में आज भी प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जितना नजदीक है इस प्लस के, उतना वफादार है, छोड़ के नहीं भागेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, वापस नहीं आएगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, तो फ्लेम टेस्ट भी शो नहीं करेगा। ये लॉजिक है सर, दिस इज द रीजन। इसी वजह से बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सर। ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, डी ऑप्शन पे टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, डन है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा और कहता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्गेस्ट बैक डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम हाइड्रोजन टू बोरोन इज एक्सपेक्टेड। मतलब ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि कहां पर बैक डोनेशन, मतलब बैक बॉन्डिंग कहां पर सबसे जबरदस्त होगी, है ना। हमसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि कहां पर बैक बॉन्डिंग सबसे जबरदस्त होगी। मेरे भाइयों इतना अच्छे से पढ़ाया ना बैक बॉन्डिंग तुम्हें, इतना अच्छे से पढ़ाया ना, और साला पता नहीं बैक बॉन्डिंग में नीचे से ऊपर तक क्या क्या डिस्कस कर डाला था हमने, है ना। ये मत बोल दियो नहीं पढ़ाया भाई। बैक बॉन्डिंग का कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। मेंस एडवांस साला जो भी आ जाए, जिस तरह का आ जाए, सारे क्वेश्चन सही होंगे तुम्हारे, गारंटी अपनी। हाँ पढ़ा है तुमने अगर सही से तो, नहीं तो फिर तो ब्लेम तो दुनिया, है ना, अपने घर वालों को भी कर देती है। वो तुम्हारा विश्वास नहीं है कुछ। BCl3, BBr3 और Bi3। मुझे एक बात बताओ, तुम तो मुझे बताओ कि यहां पर कौन से दो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है। सर यहां है 2p, फ्लोरीन का लोन पेयर होता है 2p में, तो इसका 2p इसके 2p के साथ आपस में ओवरलैप करेगा। सर ये तो आज भी 2p है, लेकिन क्लोरीन का जो लोन पेयर है ना सर, वो 3p ऑर्बिटल में होता है, तो यहां पर ओवरलैपिंग है 2p 3p। डोनेशन कहां किस किस के बीच में हो रहा है, 2p 3p के बीच में। तो यहां पर किसके बीच में होगा, 2p 4p, और यहां पर 2p 5p। अब मुझे तुम एक बात बताओ, आसानी से ओवरलैपिंग कहां होगी? सर जहां पर लगभग सेम साइज रहता है ना सर, जिनकी मतलब एनर्जी लगभग सेम होती हो, वहां पर सर आपस में ओवरलैपिंग भी अच्छी होती है। यस, तो सर सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग यहां होगी सर। इसका मतलब दिस इज द ऑर्डर ऑफ बैक डोनेशन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। यहां पर सर बैक बॉन्डिंग सबसे जबरदस्त होगी सर। बैक बॉन्डिंग का क्राइटेरिया क्या होता था कि ये मान लो बोरोन है, इसके पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर है। ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ये ओवरलैपिंग जितनी जबरदस्त होगी इन दोनों के बीच, बैक बॉन्डिंग उतनी ही जबरदस्त होगी। इसी को बैक बॉन्डिंग कहते हैं। यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। तो सबसे जबरदस्त बैक बॉन्डिंग कहां हुई फिर, जल्दी बताओ। BF3 में हुई। बोलिए, अरे हाँ ना तो बोल दो यार, कोई जवाब ही नहीं दे रहा मतलब। सही है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पी ब्लॉक एलिमेंट का एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द लुइस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बोरोन ट्राइहेलाइड्स। अच्छा, लुइस एसिडिक कैरेक्टर किसको बोलते हो? लुइस एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताओ। लुइस एसिड करता क्या है सर? लुइस एसिड का काम क्या है, पहले तो ये बताओ। लुइस एसिड का काम क्या है, जल्दी बताओ सर। लुइस एसिड का काम होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पेयर। सर इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने का काम है सर, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पेयर। यस सर, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने का काम करता है सर, है ना। तो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा सर, उतना अच्छा लुइस एसिड होगा।
सर BF3 की अगर मैं बात करूं, BF3 की अगर मैं बात करूं तो सर BF3 में बोरोन को बहुत भूख है। भूख क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? फ्लोरीन बैठा है, ये 2p, ये 2p, इसके वैकेंट 2p ऑर्बिटल में फ्लोरीन अपना लोन पेयर दे देगा, इसकी भूख शांत हो जाएगी। जब इस बोरोन की भूख शांत हो गई, किसने शांत कर दिया इसको? फ्लोरीन ने। घर में शांत हो गई इसकी भूख, तो ये बाहर मुंह नहीं मारेगा जाके, है ना, बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेगा किसी और से, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। वहीं पर आओ आप Bi3 के पास, बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल है 2p, आयोडीन का जो लोन पेयर रखा है वो रखा है 5p में। तो ये जो आयोडीन है बेटा जी, ये इस फ्लोरीन इस 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थोड़ा मुश्किल से दे पाएगा, है ना। इस वजह से ये जो बोरोन है इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आज भी मेंटेन्ड है, अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इसके पास। तो अब इसकी टेंडेंसी किसी बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की सबसे ज्यादा होगी, और इसी वजह से Bi3 का जो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। आपको लिखवाया गया था कि जो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। जहां बैक बॉन्डिंग है वहां लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो सबसे कम बैक बॉन्डिंग Bi3 में है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी Br3, CCl3 और BF। ऑप्शन नंबर डी। यस, डी ऑप्शन एकदम धनाधन करेक्ट है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने ये रहा सर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट कर डालो जरा, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सब कुछ किया हमने केमिकल बॉन्डिंग में। द नंबर ऑफ 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन B2H6। बेटा जी B2H6 को दुनिया डाई बोरेन के नाम से जानती है। किस नाम से? डाई बोरेन के नाम से जानती है, ठीक है सर। इसके स्ट्रक्चर सब कुछ आपको बहुत बढ़िया ढंग से करवा रखा है। ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, सब कुछ बहुत जबरदस्त करवा रखा है। सर ये वाला जो बॉन्ड है कौन सा? अबे कौन सा बे? सर ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है सर, दीज टू आर बनाना बॉन्ड्स। ये कैसे बनाना बॉन्ड, या फिर आप इनको 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स हैं सर ये। तो 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए? 2, और ये 1 2 3 4, ये क्या कौन से बॉन्ड्स हैं? 2C 2 इलेक्ट्रॉन, दीज आर ब्रिज बॉन्ड्स, है ना, ये दोनों ब्रिज बॉन्ड है। तो 2C2 तो है 4, पहले कौन सा पूछा है? 2C2, तो 4 और दूसरा 2, बी ऑप्शन करेक्ट है, खत्म काम, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है, खत्म 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 खत्म। चलो आगे चलो, आगे चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज नॉट नोन। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो नोन नहीं है? सर देखो एक बार के लिए, ये जो एलिमेंट दे रखे हैं कौन से एलिमेंट है सर? ये ग्रुप 14 के एलिमेंट है। कही, शिवजी, सुने, पार्वती। कार्बन हटा दो, ये वाले एलिमेंट दे रखे हैं ना, शिवजी और सुने, है ना, मतलब ये वाले एलिमेंट दे रखे हैं, ये भी नहीं दे रखा। इनमें सिलिकॉन की साइज सबसे छोटी है, फिर जर्मेनियम, फिर टन। और यहां पर क्या किया गया है? सिलिकॉन के साथ 6 क्लोरीन के एटम डाल दिए गए। अबे तुमने क्यों इतना जुल्म किया इस बेचारे सिलिकॉन पे? आपने स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग जैसी कोई नाम सुना है क्या? मतलब ऐसा कुछ सुन रखा है तुम लोगों ने? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, ऐसा सुना है क्या कुछ आपने? नहीं। तो होता क्या है, बेचारा सिलिकॉन छोटी साइज का एलिमेंट है ना, बहुत बड़ी साइज नहीं है उसकी कंपैरेटिवली इनके जर्मेनियम और टिन के कंपैरिजन में। तो छोटी साइज है इनके कंपैरिजन में, और इसके ऊपर आपने 6 क्लोरीन के बड़े बड़े एटम लाद दिए। सहन कर पाएगा क्या बेचारा? नहीं ना सर, वो जो क्लोरीन के बड़े बड़े एटम्स हैं वो सिलिकॉन के चारों तरफ अकोमोडेट नहीं कर सकते अपने आप को, उनमें आपस में एक दूसरे के में रिपल्शंस होने लगेंगे। तो उस रिपल्शंस आर नोन एज स्टेरिक रिपल्शंस, है ना, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, वो नजदीक नजदीक है ना एक दूसरे के ज्यादा, इस वजह से स्पेस कम है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। आओ, द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलिसिस का आपको सारा मेथड बता रखा है, सेम पॉइंट क्लास में भी लिखा था हमने कि जो कार्बन के क्लोराइड्स होते हैं आप उनका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, कार्बन के जो हैलाइड्स होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। क्यों? हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, जैसे मान लो मैं SiCl4 की बात करूं, एक बार के लिए सोच के देखो, SiCl4 की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज SiCl4,
सर SiCl4 में सिलिकॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है सर, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा है, क्या दिक्कत है? जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे वाटर आएगा, और जो वाटर होगा वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा। तो ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, और ऐसा करने से क्लोरीन 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 और यहाँ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। अब यही चीज रिपीट होगी वापस, फिर मान लो एक और वाटर का मॉलिक्यूल आया, एक और उसने क्लोरीन रिप्लेस करवा दिया और क्या बन गया, OH। ऐसा करते करते सारे के सारे क्लोरीन हट जाएंगे और उनकी जगह OH आ जाएगा। आप बोलोगे SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो गया। लेकिन सर दिक्कत ये है कि ये जो आपका कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए। और दूसरी चीज, कार्बन सर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सर, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो जब वैकेंट ऑर्बिटल ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या जो कार्बन है वाटर से अपना लोन पेयर ले पाएगा क्या ऑक्सीजन से? नहीं ना। जब नहीं ले पाएगा तो फिर ये सारा मैकेनिज्म ही खत्म हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। इसी वजह से कार्बन के जो हैलाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो नहीं करते। बताओ, ऑप्शन नंबर बी इस केस में करेक्ट होगा। मेरी बात शायद तुम्हें समझ में आई है, ईमानदारी से बताना, पक्का ना? चलो फिर आगे चलो। हाँ ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, हो गया क्या? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना? कहां पर बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग पढ़ रखे हैं ये तो यार, इसमें क्या ही बताऊं तुम्हें। बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना? साइज छोटी है, नजदीकियां ज्यादा है, बॉन्ड मजबूत होगा। ठीक है, तो सिलिकॉन, कार्बन भी दे रखा है, चलो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये दे रखे हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी धीरे धीरे कम होती जाएगी। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और टिन, है ना? ये रहा। साइज बढ़ेगा तो जो बॉन्ड की लेंथ है वो बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होता जाएगा। चलो सर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये लिखा हुआ कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन। अगला क्वेश्चन ये कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सर सबसे पहले तो ये समझो कैटिनेशन का मतलब क्या है। कैटिनेशन का मतलब है अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके, ऐसे कार्बन 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 मिलके ऐसे बहुत बड़ा चेन रिंग ऐसा कुछ बना ले, अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज नोन एज कैटिनेशन। अब ये कार्बन दूसरे के साथ कब जुड़ेगा, एलिमेंट दूसरे के साथ तब जुड़ेगा जब भाई ये जो बॉन्ड बन रहा है ये स्ट्रॉन्ग हो। ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, और जितना आसानी से जुड़ेगा आप बोलोगे सर उसका कैटिनेशन उतना ही ज्यादा होगा। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग सबसे कम, सबसे ज्यादा किस में? कार्बन है, क्योंकि साइज उसकी सबसे छोटी है। फिर किस में? सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और फिर टिन। बताओ, मतलब आप बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है उसको आप लोग कैटिनेशन से रिलेट कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यस, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा। Which of the following halides is least stable and has doubtful existence? अच्छा, least stable and has doubtful existence, ये पूछा आपसे। least stable, सब में देखो जो आपका सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4 है। सोच लिया होगा मैक्सिमम लोगों ने तो कि कहां कैसे शुरुआत करनी है। हमने ये लिखा था कि भाई ये जो कार्बन हो गया, जर्मेनियम, कार्बन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना, ये दे रखे हैं सर। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट है सर। सर ग्रुप 14 एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2 और +4, दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता था कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेगी, और +4
ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है। तो इनमें सबसे कम स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? Pb2 प्लस की, Pb+4 की है। एक्चुअली Pb की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन इट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो Pb+4 की एग्जिस्टेंस है भाई, इस पे सवाल खड़े होंगे और सवाल खड़े होना जायज भी, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटिनेशन। अरे यार ये कितनी बार आएगा, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट है यार, और ग्रुप 14 एलिमेंट में लेड की साइज बड़ी है मान लेते हैं एक बार के लिए। बॉन्ड एनर्जी इसमें वीक है ना, सबसे कम है ना, वीकेस्ट बॉन्ड एनर्जी है यहाँ। बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, मतलब ये लेड का बॉन्ड सबसे वीक बनेगा, और जब सबसे वीक बनेगा तो एक दूसरे के साथ जुड़ने की टेंडेंसी कम होगी, और सर इसका कैटिनेशन पावर सबसे कम होगा, है ना। कम बोल दो या फिर ऐसे बोल दो कैटिनेशन शो ही नहीं करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है साहब। चलो पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? लिखता है द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड। कहां पर पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड सबसे ज्यादा बनेगा? ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड। यस, सुनो, आपने ये बोला था कि जो ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है, सॉरी ग्रुप 2 नहीं, सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है, पीरियड सेकंड है ना, सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है वो पीपाई पीपाई बॉन्ड बना सकता है अपने जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ बड़े आराम से, या फिर छोटी साइज वाले एलिमेंट के साथ। जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि उनकी साइज बड़ी हो जाती है, ऑर्बिटल्स डिफ्यूज हो जाते हैं, बॉन्ड वीक बनने लगता है। यस, तो जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है वो पीपाई पीपाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, और यहाँ सेकंड पीरियड का एलिमेंट मुझे तो एक ही दिख रहा है, और वो है कार्बन। तो कार्बन की टेंडेंसी देखो, कार्बन कार्बन के साथ भी पीपाई पीपाई बॉन्ड बना लेता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बना लेता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बना लेता है ना। कार्बन एकदम मस्त आदमी है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट ऐसा कर सकता है, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? लिखता है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ C60s। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ C60 से रिलेटेड बताइए क्या होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कहता है कि ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड, सही लग रहा है मुझे तो। द 5 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज्ड ओनली टू 6 मेंबर्ड रिंग, द 6 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज्ड to both 6 and 5 membered rings. It contains 12 6 membered rings and 24 6 membered rings, 5 membered rings। भाई साहब मुझे तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें बहुत घपला लग रहा है। 12 और 20 हुआ करता था, और 12 भी 5 मेंबर्ड, 20 6 मेंबर्ड, यहाँ 12 और 24 लिखा है, नंबर भी गलत लिखा है, और आपस में कहानी भी मैच नहीं कर रही। यस, तो सर ये वाला ये ऑप्शन है सर, ये सरासर गलत है सर। आगे आ जाओ। देखो जी, बोरिक एसिड इज सॉलिड whereas BF3 is gas at room temperature because of BF3 गैस है, बोरिक एसिड सॉलिड है, ऐसा क्यों? बोरिक एसिड जानते तो हो ना, तो और तो बोरिक एसिड की बात हो रही है, H3BO3 इसकी बात हो रही है। देखो BF3 के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्या लॉजिक काम में लोगे यहां? कौन सा लॉजिक काम में आएगा कि जो BF3 के 2 मॉलिक्यूल हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वैन डर वाल्स फोर्सेस काम करेंगे, और जो H3BO3 है इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्ड, बताओ।
कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है? सर हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है सर वो वैन डर वाल्स से ज्यादा होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, तो ये लिक्विड है, ये गैस है, क्योंकि लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू गैस। खत्म। कहाँ? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन बोरिक एसिड। सी ऑप्शन करेक्ट है सर। कौन सा? सी ऑप्शन। तो बस बाकी के लिए क्वेश्चंस जो है ना बेटा आप लोग देखना, है ना, ये आपके होमवर्क है। 8-10 क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, करना इनको अच्छे से। आंसर भी मैं इनके मार्क कर दूंगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर भी आपको सारे मिल जाएंगे। और इस सेशन को मैं विराम दूंगा यहीं पर ही, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपसे हम वापस मुलाकात करेंगे, वापस आपसे मुलाकात होगी। अब तो 12th क्लास में ही होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, है ना। अगर आप लक्ष्य 1.0 लेते हैं तो उसमें मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वहां पर आपसे मिलेंगे। बस एक्सपेक्टेशन आपसे इतनी है कि थोड़ा बहुत आप लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग याद रखें, उनको पढ़ के आए। बाकी कोई बहुत ज़्यादा यूज़ वहाँ नहीं होने वाला है ना। और मैं सारी चीज़ वहाँ करवा ही दूंगा वापस से, उतना दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो फिर आज का सेशन को करते हैं ख़त्म, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।